गुड मॉर्निंग, जय हिंद, सत श्री अकाल, सभी को आदाब, एक साथ सलाम, ठीक है। स्वागत है हमारे इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म जिसका नाम है हॉरिजॉन एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ठीक है। हम डेली 4 पीएम आपके साथ वापस हाजिर हुए हैं एसएससी प्रीवियस एमटीएस लेके, जो कि हम हर एक शिफ्ट को देख रहे हैं, हर एक शिफ्ट को कर रहे हैं, ठीक है। और आज का जो आपका शिफ्ट रहेगा वो है शिफ्ट फर्स्ट रहेगा, और 12 जुलाई का पेपर है, 2022 का जो हेल्ड हुआ था पेपर, उसका हम आज प्रैक्टिस सेट करेंगे, ठीक है। और हर क्योंकि मैंने एक और इसका इसका पहले जो आया है वो था आपका, आई थिंक फर्स्ट शिफ्ट था, 5 जुलाई का पेपर था। तो ऐसे ही हम हर एक डेट को मैं कंपेयर करूंगा, और जितने भी एसएससी एमटीएस का पेपर हुआ है सारे को प्रीवियस ईयर में चैनल पे डालेंगे, ठीक है। तो जो बच्चे नए फटाफट जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक तो करना ही करना है, कमेंट भी कर दीजिएगा अच्छा लगे तो। अभी तो आप देखिएगा वीडियो, और मैं क्वेश्चन को बहुत ही ट्रिकली तरीके से समझाता हूँ, क्योंकि मैं क्वेश्चन का अप्रोच समझता हूँ कि कैसे इसको करना है, ठीक है। और हमें एग्जाम इसको कैसे एलिमिनेशन करना है, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट एग्जाम, जब एग्जाम देने बैठते हैं आप, तब वहां पे देखना पड़ता है कि हमें क्वेश्चन को कितना सेकंड उसमें टाइम देना चाहिए, कैसे अप्रोच करना चाहिए। तो सारा मैं चीज इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा, तो आप हमारे साथ जुड़ते रहिए, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और पेपर के जैसा पैटर्न है वैसा ही रहेगा आपका, ठीक है। तो अगर पहले क्वेश्चन पे ध्यान दे तो है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। ईडियम है आपके सामने, और इसमें से अप्रोप्रिएट मीनिंग ढूंढना है। अप्रोप्रिएट का मतलब होता है जो इडियम्स है उसका मतलब निकाल देना है। तब पहले हम सवाल पढ़ेंगे, तब पढ़ने जैसे कि हर साल बोल रहा सॉरी, जैसे कि हर बार हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले हम सवाल पढ़ते हैं। और वोकैबुलरी में बनाने का बेस्ट अप्रोच क्या है कि आप चीज को समझे। अगर आप चीजों को समझ पा रहे हैं तो अच्छी तरीके से ऑप्शन को भी आप सही से ढंग से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं कि हैव अ वेल ऑफ टाइम। जो आपका सवाल है क्या बाबू, हैव अ वेल ऑफ टाइम। हैव अ वेल ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है? सबसे पहले देखिए, है वो फेलर टाइम की कहावत है। इसका मतलब होता है जब आप कोई कहीं मान के चले आप लोग कहीं जाते हैं घूमने के लिए, अच्छा कहीं एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो आप कितना खुश होते हैं, एकदम एक्साइटमेंट मूड में होते हैं। वही मूड को, वही मोमेंट को ही बोलते हैं अ टाइम ऑफ, हैव अ वेल ऑफ टाइम। क्लियर हुआ? मतलब कि एक एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट नॉइजी साउंड, और एकदम पूरा उत्सुक हो काम के लिए, ठीक है, उसी को बोलते हैं बाबू। तो सिंपल आप बोल सकते हो उत्सुक। उत्सुक होना, ठीक है। उत्सुक होना अब कहीं भी है उस टाइम पे भी उसी को बोलते हैं। तो पहला आपका बी एक्सट्रीमली बिजी विथ वर्क, नहीं ये तो ऑप्शन होगा नहीं। बिजी थोड़ी आप उत्सुक हो रहे हैं, मतलब एक्साइटमेंट होना चाहिए। अच्छा, अ गुड थिंग दैट सीम्स बैड फर्स्ट, नहीं ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी गया। हैव एन एक्सपेक्टेशनली फन और एक्साइटिंग एक्साइटिंग एक्सपीरियंस, जी ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही होगा। कि पहला तो एक फन होना चाहिए, और कैसा एक्साइटिंग, मतलब कि उत्सुकता भरे एक्सपीरियंस अनुभव होना चाहिए, उसी को बोलते बाबू काची हैव अ वेल ऑफ टाइम। क्लियर हुआ? और लास्ट आपका इमीडिएट इन्वोलेंट ऑफ एवरीवन इज प्रेजेंट, नहीं ऑप्शन नंबर आपका डी गया। समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने जो पेपर बनाया है, मैं क्वेश्चन को इस तरह बनाया कि अगर ईडियम फ्रेजेस से 2-3 सवाल है तो एक ही आपका हेडिंग मिला है, उसी के अंदर सारे ईडियम्स को मैंने मेंशन किया है, ठीक है। तो वो मत समझिएगा, ठीक है, बट बाकी सवाल वही है। अच्छा, तो ये जो आपका सवाल है, ये क्रोकोडाइल टीयर्स, क्या बाबू क्रोकोडाइल टीयर्स, इसका मतलब क्या था? क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब क्या होता है? अच्छा, पहले आप सोचिए, क्या क्रोकोडाइल को आपने रोते हुए देखा है? क्रोकोडाइल मगरमच्छ वो जो होता है, मगरमच्छ को रोते हुए देखा है? अच्छा, हमेशा पानी में रहता है, कभी कभी बाहर निकलता है, तो पानी में तो ऐसे ही पूरा शरीर उसका भीगा रहता है, लेकिन कभी एजम्पशन किए हैं कि वो रो रहा है? तो अगर नहीं देखे हैं या नहीं अगर समझते कि सही में रोता है, तो सही जी, क्रोकोडाइल नहीं रोता है, इसका मतलब कि झूठे आंसू। क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब होता है जब इंसान झूठे फालतू का या नकली तरह से रो रहा है, उसी को बोलते हैं क्रोकोडाइल टीयर्स। तो पहले आपका होपलेस सिचुएशन, नहीं सिचुएशन होपलेस हो जाना, नहीं ये तो नहीं होगा। अच्छा, ये अगर ऑप्शन में से नहीं होता तो इसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि होपलेस सिचुएशन में भी आप कहीं उत्सुक उत्सुक नहीं दुदास हो सकते हैं। अच्छा, टोटली डिफरेंट, सब पूरी तरह से अलग, नहीं ऑप्शन नंबर आपका बी भी नहीं होगा। फॉल्स टीयर, ये जो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, फॉल्स टीयर। फॉल्स टीयर मतलब कि झूठे आंसू को बोलते हैं बाबू क्रोकोडाइल टीयर से, मतलब कि बोलते हैं ना कि मगरमच्छ के आंसू क्यों रो रहा है, मतलब कि झूठे आंसू क्यों निकाल रहा है, ठीक है। अच्छा, ऑफ लेस वर्थ वो भी खत्म हो गया, समझ में आया? तो फॉल्स टीयर को बोलते हैं वो क्रोकोडाइल टीयर से। तो आप इडियम्स याद रखिए, इडियम्स याद रखिएगा तभी बनेगा, ठीक है, मेहनत आपको करना पड़ेगा इडियम्स के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट सवाल क्या है? हमारा सवाल है, सिलेक्ट द पार्ट ऑफ दैट कंटेन्स द एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, इफ यू डोंट फाइंड एनी एरर मार्क नो एज योर आंसर। सिंपल है, इसके अंदर हमें अंडरलाइन सेगमेंट नहीं दिया है, क्योंकि अंडरलाइन सेगमेंट का भी एक ऑप्शन सवाल आता है,
वो नहीं है। इसका हमें डायरेक्टली एरर ढूंढना भी है और उस एरर को करेक्शन भी करना है कि एरर कहाँ है। ठीक है, करेक्शन मतलब कि आप तो माइंडली कर सकते हैं, बट हमें एक्चुअली इसमें एरर ढूंढना है। चलिए एक बार पहले सवाल पढ़ते हैं। पब्लिक एजेंसीज एंड नॉन प्रॉफिट ऑब्जर्वेशन, पब्लिक एजेंसीज एंड नॉन प्रॉफिट ऑब्जर्व कंजर्वेशन ग्रुप्स इज ऑलरेडी वर्किंग टू प्रमोट कंजर्वेशन। अच्छा, एक बात समझिए यहाँ पे पब्लिक एजेंसीज और एंड की प्रॉपर्टी से जुड़ा है नॉन प्रॉफिट कंजर्वेशन ग्रुप। पहले बात को सुनिए, एक है पब्लिक एजेंसी और एक है नॉन प्रॉफिट कंजर्वेशन ग्रुप्स। ये दोनों तो एक हिसाब से मुझे प्लूरल दिख रहे हैं। एक तो बात करें पब्लिक एजेंसीज, वो भी एक प्लूरल है, एक एजेंसी की बात नहीं हो रही है, और कंजर्वेशन ग्रुप्स भी एक की बात नहीं है, ग्रुप्स की बात हो रही है। इसका मतलब कि ये दोनों जब प्लूरल है बाबू, तो आने वाला हेल्पिंग वर्ब भी तो प्लूरल होना चाहिए। आने वाला हेल्पिंग वर्ब भी तो प्लूरल होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट है किस चीज का? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, कि अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ पे इज नहीं आर होगा, जो हिसाब से गलती था, और हमारा जो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ग्रुप इज ऑलरेडी वर्किंग नहीं होगा, ग्रुप आर ऑलरेडी वर्किंग होगा। क्लियर हुआ? जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए एलिमिनेशन था। चलिए, बी गया, सी गया, डी गया। देखिए ये सब अप्रोच मेरी तरह आप पकड़ कब पाएंगे? जब आप इस चीज को प्रैक्टिस इतना आप कर लेंगे, इतना इनफ प्रैक्टिस कर लेंगे कि आपको देखते ही एरर निकल जाए। और वो एरर ऐसे नहीं निकलता, एरर कब निकलेगा? जब आप सारे ग्रामेटिकल रूल को खत्म कर चुके होंगे। क्योंकि मेरा स्ट्रेटेजी है, मैंने एक वीडियो बनाया है कि हाउ टू प्रिपेयर इंग्लिश फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आप जाके वहां से देख सकते हैं। सारा अप्रोच मैंने बताया है, तो वीडियो नीचे दिया होगा, चाहे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, वहां जाके आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो सेकंड क्वेश्चन इसी का है, इसमें भी एरर ढूंढना है हमें कि द थिंग अबाउट एंगर इज दैट इट कैन नाइदर बीन अ हेल्पफुल इमोशन और अ डिस्करेजिंग वन। अच्छा, द थिंग अबाउट एंगर इज, ठीक है, द थिंग के हिसाब से इज आया है, कोई दिक्कत नहीं है। इज दैट इट कैन आइदर बीन अ हेल्पफुल इमोशन। अच्छा, ये आइदर और का पेयर भी इसमें है, तो कोई अभी तक कोई गलती दिख नहीं रहा मुझे। इट कैन बीन, अच्छा ए रहा, देखो एक गलती यहाँ दिख रहा है बाबू, ए रहा कैन। कैन है आपका एक मॉडल, आप समझते हैं, कैन है एक मॉडल। अब मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अच्छा, मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो मॉडल के बाद यहाँ पे बीन दिया है, तो बीन तो होगा नहीं, यहाँ पे बी होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर इसमें गलती है। अच्छा ठीक, ये इतनी बात। दूसरी बात मुझे गलती क्या लग रहा है कि मैंने कंजक्शन में आपको पढ़ाया है कि आइदर नॉर, सॉरी आइदर और, नाइदर नॉट, नॉट ओनली बट ऑल्सो का पेयर जो सेंटेंस में होता है उसके हिसाब से भी मैनेजमेंट होता है। अगर बात करें और के बाद यहाँ पे अडिस्करेजिंग है, दुस्साह जिसको बोलते हैं, और के बाद अडिस्करेजिंग है, तो यहाँ पे बी जो है, बी को यहाँ आना चाहिए था और आइदर को यहाँ आना चाहिए था। मतलब अगर सेंटेंस बनता तो क्या बनता? अ थिंग अबाउट एंगर इज दैट इट कैन बी आइदर अ हेल्पफुल इमोशन और अ डिस्करेजिंग वन। इसका मतलब क्या है कि एक तो स्थान में भी गड़बड़ी था, एक तो टेंस में भी गलत था। क्लियर हुआ? तो आई थिंक इसके ना ऑप्शन चले तो ए बी सी डी है। ए यहाँ तक थिंग अबाउट एंगर, नो का केस। अच्छा, लास्ट में ऑप्शन है इसका, देख लेते हैं इसमें क्या गलती था यहाँ पे ना। चलिए, इसमें इसमें ऑप्शन होगा, ये रहा आपका गलती। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आपका डी, इज दैट इट कैन बी, इट कैन आइदर बीन। अब बीन को बी करना चाहिए और आइदर के पहले लिखना है और उसके बाद आइदर आएगा। क्लियर हुआ? बहुत इजी कॉन्सेप्चुअल थिंग है, जो पढ़े हैं तो अच्छे से बना पाइएगा, नहीं तो आप तो देख ही रहे हैं हमारा वीडियो। चलिए, अब यही थर्ड क्वेश्चन भी है, ये थोड़ा क्या है, स्लैश दे दिया है। अब स्लैश थोड़ा आसान पड़ जाता है क्योंकि हमें इसी के अंदर ढूंढना पड़ता है, और इसी भी आसान बनता है अंडरलाइन वाला। चलिए, तो आई वॉज एट अ पार्टी, चला आप तो पार्टी में थे, कोई बात नहीं, घूम फिर रहे हो, अच्छी बात है। विथ सम ऑफ माई फ्रेंड्स इन मुंबई। मुंबई एक ऐसे ही महानगरी बोल सकते हैं, या अमीरों का शहर बोल सकते हैं, बहुत एक्टर लोग रहते हैं, तो वहां पे फ्रेंड के साथ घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बट यहाँ पे जो ये बात है, ये ऑफ लिखा है। ये जो ऑफ है बाबू, मैं प्रीपोजिशन में आपको बताता हूँ। देखिए, प्रीपोजिशन का एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट क्या है कि ये जो ऑफ होता है, एक ओ एफ होता है और एक ऑफ होता है ओ डबल एफ होता है। ये जो ऑफ होता है इसका मतलब होता है का बोल सकते हैं, ठीक है, संबंध दिखाएगा। और ये जो ऑफ होता है ये दिखा सेपरेशन दिखाता है। क्या दिखाता है? सेपरेशन, अलग होना दिखाता है। इसलिए आप कहीं बोलते हैं ना कि प्लीज स्विच ऑन द लाइट, पहले ऑन मतलब क्या, जला देना, और बोलते प्लीज स्विच ऑफ द फैन, प्लीज प्लीज स्विच ऑफ द लाइट। इसका मतलब क्या हुआ? आपने क्या बोला? लाइट को ऑफ कर देना, मतलब ऑफ मतलब कि कनेक्शन तोड़ देना। तो ऑफ बेसिकली सेपरेशन दिखाता है। तो ये जो फ्रेंड के पार्टी करने जा रहा है, तो सम ऑफ माय फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड के साथ जाएगा, तो साथ जाएगा तो ऑफ नहीं आएगा बाबू, ओ एफ आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में गलती था। क्लियर हुआ? इजी कॉन्सेप्ट था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है
सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। अब आ गए हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्या है बाबू वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन? ये भी वोकैबुलरी का पार्ट है। इसको भी आपको करने के लिए कम से कम 400 से 500 वर्ड याद रखना है। ठीक है, तभी आपका हर एग्जाम में क्वेश्चन लड़ सकता है। आप ओरली याद करिए या कोई ट्रिक्स याद करिए, आपके पर डिपेंड करता है। चलिए, अब मैं कुछ दिन बाद आपके लिए वोकैबुलरी का एक बहुत ही अच्छी तरह से तैयार कर रहा हूँ पीडीएफ, जिसके अंदर वोकैबुलरी याद करने का अप्रोच बताऊंगा और बहुत दिन तक चलाऊंगा इसको। कम से कम 30 से 40 लेक्चर वोकैबुलरी का आपका होगा। मैं वोकैबुलरी मतलब कि सिनोनिम, सेंटोनिम्स, सब्स्टिट्यूशन, इनफ फ्रेज सारे चीज कराऊंगा। तो इस चैनल पे जुड़े रहिएगा आप लोग। ठीक है, और टाइमिंग पे ध्यान रखिएगा। डेली 4 बजे ये आता है, तो टाइमिंग के हिसाब से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। अ पर्सन एक्सिबिटिंग एक्सेसिव वरी अबाउट वंस हेल्थ, ऐसा व्यक्ति जो कि हमेशा क्या करता है, अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहता है। ऐसा आदमी जो हमेशा अपने ही स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहता है, उसको क्या बोलते हैं? एक तो अपने के ऊपर बहुत सारे इडियम बनते हैं, बहुत सारे सॉरी वर्ड सब्स्टिट्यूशन बनते हैं। एक जो अपने बारे में बोलता है उसको क्या बोलते हैं? नार्सिसम। ठीक है, इसका एक इडियम होता है कि ब्लो वंस वन ट्रम्पेट, अपने बारे में खाली बोलते रहना, अपने बारे में अच्छाई करते रहना। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति जो कि अपने हेल्थ के बारे में चिंतित रहता है, उसको क्या बोलते हैं? तो पहला आपका इंटेलेक्चुअल। अच्छा, इंटेलेक्चुअल की बात करते हैं। इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या होता है? इंटेलेक्चुअल एक्चुअली बेसिकली मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि पढ़ा लिखा बोल सकते हैं, या कुछ काम को सोचने वाला, बीमारी से लेट नहीं होता, जो कि ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। हाँ, अगर चार तीनों में से सुटेबल नहीं होगा तो इसको हम सिलेक्ट एक मायने में कर सकते हैं जी, अभी तक गलत है। हाँ, हाइपोकॉन्ड्रियक, ये जो पर्सन होता है बाबू, हाइपोकॉन्ड्रियक, यही पर्सन को बोलते हैं जो कि हमेशा अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहता है। ठीक है, क्या होता है? ये हमेशा अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहेगा हमेशा। ठीक है, उसी व्यक्ति को बोलते हैं स्वास्थ्य को लेकर चिंतित होना। ठीक है, एंग्जाइटी बोल सकते हैं, चिंतित होना। ठीक है, चिंतित होना। क्लियर हुआ? अच्छा, मेगामोलिनिक ये लिख लीजिएगा, इसका मतलब मैं लिखवा देता हूँ। इसका मतलब होता है मेगालोमैनिक, का मतलब होता है मान के चलिए मेरे मेरे पास घड़ी, भी तो घड़ी नहीं, मेरे पास घड़ी है। तो ऐसा व्यक्ति एक बीमारी होते है, पागलपन बोल सकते हैं इसको, मैनिया लिख रहा है, मैनियक। तो मतलब मैं घड़ी भी लूंगा तो नॉर्मल नहीं, बहुत बड़ा घड़ी लूंगा। अच्छा, मैं चश्मा भी लूंगा तो नॉर्मल चश्मा जो अच्छा था वो नहीं, और बड़ा चश्मा लूंगा। मतलब कि ऐसा आदमी हो जाता है, उसको पागल, ऐसा पागलपन हो जाता है कि जब भी वो कुछ चीज लेता है तो हमेशा बड़ा की सोचता है। पेन भी लेगा तो बहुत मोटा बड़ा लेगा। मतलब हमेशा वो बड़ा बड़ा चीज को ख्याल आता है, उसी को बोलते हैं बाबू मेगलो। मेगलो का मतलब होता है बड़ा, मेनियक मतलब होता है डिसऑर्डर, तो बड़ा होने का डिसऑर्डर बोल सकते हैं। ठीक है, मैं लिख देते हैं यहाँ पे बड़ा बड़ा चीज खरीदना। ठीक है, बड़ा बड़ा चीज खरीदना को बोलते हैं बाबू मेगलोमेनिया। क्लियर हुआ? एक्सपर्ट समझते हैं, काम में निपुण हो गया, जो ऑप्शन नंबर आपका सी डी ए गया। ऑप्शन नंबर बी। अब याद रखिएगा, हाइपोकॉन्ड्रियक एक होता है हाइपोकॉन्ड्रिया, एक होता है एक हाइपरकॉन्ड्री। एक हाइपरकॉन्ड्री भी होता है, एक हाइपरटेंशन भी होता है, एक हाइपोटेंशन भी होता है, उच्च रक्तचाप, लो रक्तचाप, सारे मतलब हाइपर वाले बनते हैं। तो रूट वर्ड से भी आप याद कर सकते हैं चीजों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने सवाल की तरफ। तो इसी का पार्ट है वन हु फीड ह्यूमन फ्लैश। क्या है बाबू? वन हु ईट ह्यूमन फ्लैश, जो ऐसा व्यक्ति जो कि ह्यूमन को खाता हो, एनिमल बीइंग को खाता हो, एनिमल नहीं सॉरी, ह्यूमन बीइंग को खाता हो, आदमी को खाता हो। ठीक है, सोचिए, ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जी, आदिवासी में होते हैं ना, अभी भी खाते हैं आदि। आप अलग अलग आइलैंड पे चले जाइए तो वहां पे ऐसे ऐसे ट्राइब अभी भी पड़े हुए हैं। उनको उतना नहीं पता कि उनसे ज़्यादा विकासित डेवलपमेंट अब सिटी बन गया है। उनको ये नहीं पता कि गाड़ी क्या होता है, ट्रेन क्या होता है, मतलब कि उतना ही एरिया में वो लोग बस चुके हैं, एडेप्टेशन अपने आप को कर लिए हैं कि वो सीमित रह गए, उनका संसार उसी में सीमित है। हाँ, बहुत सारे आइलैंड में ये भी नहीं पता रहता कि एक वुमन नाम की मतलब लड़की नाम की भी कोई चीज़ होती है। ऐसे अब आइलैंड में देखा गया है, सीरियसली बात है। ठीक है? तो ऐसे लोग को अगर वो अपने अपने ही कास्ट में, चाहे अपने अपने हिसाब से अगर वो तैयार होकर रहते हैं, तो अगर आप एक शर्ट वर्ट पहन के जाएंगे तो उनके लिए तो आप प्रे दिखेंगे, शिकारी दिखेंगे ना। चाहे अनजान व्यक्ति, स्ट्रेंजर पर्सन दिखे, तब तो वहां पे अटैक कर सकते हैं। तो बहुत ऐसे आइलैंड की कहानी है। तो ऐसे होते हैं ह्यूमन प्लेस, लेकिन आप ये मत सोचिए कि खाते हैं, नहीं खाते हैं, लेकिन खाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ऐसे होते हैं। अब इसको बोलते हैं इंग्लिश हिंदी में नरभक्षी। क्या बोलते हैं? नरभक्षी। क्या होता है? यही होता है जो कि ह्यूमन फ्लेश को खाता है, आदमी को खाता है, को क्या बोलते हैं? नरभक्षी। चलिए, तो पहले आपका कैनिबल। जी, कैनिबल का मतलब ही होता है नरभक्षी, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही आंसर है। अच्छा, हिडोनिस्ट की बात करें तो हिडोनिस्ट स्टोइक और
सबमेरिटियन नहीं होगा। अच्छा, हिडोनिस्ट की बात करते हैं। हिडोनिस्ट का मतलब होता है जो हमेशा खुश रहता है, ठीक है। इसको बोल सकते हैं आप आशावादी बोल सकते हैं या खुश बोल सकते हैं। क्लियर हुआ? आशावादी जो हमेशा खुश रहता है उसी को बोलते हैं हिडोनिस्ट। क्लियर हुआ? और ये जो आपका हो जाएगा स्टोइक। स्टोइक मतलब बहिर्मुखी होता है। इसका मतलब कि अ, दुख और सुख एक में एक जैसा दिखता है वो। ये नहीं कि ना ही ज्यादा दुख में दुख दिखेगा, ना ही ज्यादा सुख में ज्यादा सुख ही दिखता है। दुख और सुख को एक ही मान के चलता है, उसी को बोलते हैं स्टोइक पर्सन। और समैरिटियन गया, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर आपका बी, सी और डी गया। क्लियर हुआ? ऑप्शन नंबर आपका डी आगे आंसर। क्लियर हुआ? चलिए, जो मीनिंग आपको नहीं पता चलता है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा उस चीज के बारे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका अ पर्सन हु बिलीव्स इन अ ट्राइज टू ब्रिंग अबाउट अ स्टेट ऑफ लॉलेस। इसका मतलब क्या हुआ? मेन है कि भाई वो मतलब समझना। अगर आप लैंग्वेज में पकड़ नहीं रखते हैं तो आई थिंक आपका कंपटीशन का पेपर बेकार है। अगर लैंग्वेज में पकड़ नहीं रखते हैं हल्का मुल्का भी, तो आप अगर चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे तो कैसे को ऑप्शन को सही तरीके से अप्रोप्रिएट कर पाएंगे। तो लैंग्वेज लैंग्वेज को समझना पकड़ परखना थोड़ा ज़्यादा जरूरी हो जाता है आज के टाइमिंग पे, क्योंकि अब क्वेश्चन लेंदी आने लगा है। अब कॉम्प्रिहेंशन PQRS ऐसे आने लगे हैं कि आप बिना उसको समझने के बिना आप कर ही नहीं सकते। एक कड़वी सच्चाई है, तो आप इसको जितना हो सके जल्दी समझिए। वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन आज के दौर में बहुत तेजी से चल रहे हैं, ठीक है। द पर्सन हु बिलीव्स इन, हाँ, ऐसे व्यक्ति जो कि विश्वास करता है, ट्राइज टू ब्रिंग, क्या क्या विश्वास करता है कि ट्राइज टू ब्रिंग अबाउट द स्टेट ऑफ लॉलेस, कि वो ऐसा चाहता है कि राज्य सरकार के हित में ना हो। मतलब कि जो राज्य में, मतलब कि राज्य में सरकार की उपलब्धि ना हो, सरकारी ना हो, वो ऐसा पर्सन चाहता है, उसको क्या बोलते हैं? वैसा आदमी चाहता है, ठीक है। बट ऐसे स्टेट को बोलते हैं एनार्की। एनार्की क्या होता है बाबू? एनार्की का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री, ठीक है। ठीक है, एक एनार्की होता है। एनार्की एक है आपका रूट वर्ड। एनार्की होता है, एटोक्रेसी होता है, डेमोक्रेसी होता है, उसी के अंदर एक एनार्की आता है। एनार्की का मतलब होता है, एनार्की का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ, ठीक है, लिख लीजिए यहाँ पे, लिखवा देता हूँ, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री स्टेट, कुछ ही बोल सकते हैं, ठीक है, आपके हिसाब से। गवर्नमेंट, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री, अ पर्टिकुलर स्टेट। तो ऐसे ऐसा चीज को बोलते हैं एनार्की। अच्छा, अगर यही यही चीज कोई आदमी चाहने लगे कि नहीं, ये स्टेट में राज्य सरकार नहीं होना चाहिए या कंट्री में सरकार की उपलब्धि नहीं होना चाहिए, तो उस व्यक्ति को बोलेंगे एनार्किस्ट। एनार्किस्ट ही बोलेंगे ना, एक एनार्की मतलब समझा दिया आपको। और उस पर्सन को तो एनार्किस्ट ही बोलेंगे। क्लियर हुआ? ये क्या हो गया? पर्सन हो गया। क्लियर हुआ? जैसे कि बॉटनी अध्ययन करते हैं तो बॉटनी का अध्ययन होता है, बट वही व्यक्ति जब बन जाता तो क्या बोलते हैं? बॉटनिस्ट बोलते हैं। उसी तरह तो यहाँ पे जो बात करें ऑप्शन नंबर शायद डी नीचे अगले शीट में होगा कि ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? लोनलेसफुल। तो बात करते हैं तीनों नहीं होगा, तीनों के हिसाब से बात करते हैं एम्फीमेल, मतलब होता है कोई शॉर्ट टर्म के लिए, तत्कालिक, टेम्पररी बोल सकते हैं, ठीक है। डिलज गया ऑप्शन नंबर, गैजेट गया। क्लियर हुआ? ऑप्शन नंबर आपका ये जो हो जाएगा लास्ट है एनार्किस्ट। ये यही होता है बाबू, इसका मतलब ही होता है अराजकता, जिसको बोलते हैं हिंदी में बहुत ही अच्छी तरह से अराजकता। अराजकता ऐसा चीज है जो कि ऐसा चाहता है कि एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट हो जाए किसी किसी भी देश में, किसी भी स्टेट में। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंसेस इन केस ऑफ नो इंप्रूवमेंट इज नीडेड, सिलेक्ट नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड। तो अंडरलाइन सेगमेंट है, ये थोड़ा हमें इजी पड़ जाता है रेदर देन फाइंडिंग द एरर इन सम सेंटेंस। वहां से छोड़ के हमें कुछ इसमें हल्का पड़ जाता है, क्योंकि इसमें पहले से एरर दिया हुआ है, उस एरर को समझाना है या सुधारना है। तो यहाँ बात करें तो आई वर्क हार्डली। अच्छा, वर्क के हिसाब से हार्डली ठीक है, गलती नहीं है, लेकिन पूरे सेंटेंस को पढ़ना पहले बहुत जरूरी है। वर्क के हिसाब से हार्डली है, बिल्कुल कोई गलती नहीं, वर्क एक वर्ब है, वर्ब के हिसाब से एडवर्ब आना चाहिए। अच्छा आगे पढ़ते हैं, तो आई वर्क हार्डली टू अर्न ब्रेड एंड बटर फॉर माई फैमिली। अच्छा, एक सेंटेंस की बात करें तो एक ब्रेड एंड बटर एक कहावत भी है और एक शब्द भी है। तो जो ब्रेड एंड बटर है बाबू, ब्रेड एंड बटर का मतलब ये नहीं कि घी घी बोल रहे, सॉरी, मक्खन और ब्रेड, ये मत सोचिएगा। ब्रेड एंड बटर एक कहावत है, इसका मतलब होता है रोजी रोटी, खान पान, डेली का दिनचर्या। डेली जो आप कमा के ला रहे हैं, अपने परिवार को खिला रहे हैं, जो रोजी रोटी कमा रहे हैं, उसी को बोलते हैं ब्रेड एंड बटर। तो अपनी फैमिली के लिए क्या करेगा? ब्रेड एंड बटर का कमाएगा। तो अभी जो कमाएगा ना, यहाँ पे गलती ये हो गया कि ये जो हार्डली है, यहाँ पे हार्डली का सेंस हो रहा है मुश्किल से। क्या होता है बाबू? मुश्किल से। अच्छा एक बात बता दो, एक होता है हार्डली, ठीक है, एक होता है हार्ड, ये दोनों मतलब समझिए।
हार्डली का मतलब होता है कोई काम मुश्किल से करना, पहले वो लिख लीजिएगा, मुश्किल से, ठीक है, मुश्किल से। फिर सेंटेंस में अप्रोच लगाएंगे। और हार्ड का मतलब होता है मेहनत से, मेहनत से। क्लियर हुआ? एक होता है मुश्किल से, एक होता है मेहनत से। अच्छा, वो व्यक्ति जो होगा वो कमाएगा, मेहनत कर रहा है ना। ही आई वर्क हार्ड टू अर्न ब्रेड एंड बटर फॉर माई फैमिली। मैं अपने फैमिली के लिए बहुत ही मेहनत करता हूँ ब्रेड एंड बटर कमाने के लिए। तो मैं अगर सेंटेंस में अप्रोच करें तो सेंटेंस हिसाब से भी मेहनत लग रहा है, और इसका मतलब मुश्किल लग रहा है। तो ये तो गलती पहले से था। अगर इतना पता चल गया कि हार्डली करके हार्ड करेंगे। अच्छा, अब टू आ गया है, तो टू के बाद एक और टू प्रोग आना चाहिए था, मतलब टी ओ आना चाहिए था, जो कि इसके अंदर है नहीं। तो ये भी कट जाएगा आपका। इसका मतलब डायरेक्टली आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये तो वर्क्स हार्डली गया, क्योंकि हार्डली को हमको चेंज करना था, नो इंप्रूवमेंट हो ही नहीं सकता था। ये है वर्क हार्ड टू, वर्क हार्ड टू बना है, और यहाँ पे वर्क हार्डेस्ट टू है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए भी गया, बच गया ऑप्शन नंबर बी। ये हो जाएगा आई वर्क हार्ड टू अर्न मनी। मैं बहुत मेहनत से कमाता हूँ पैसा अपने परिवार को चलाने के लिए, ब्रेड एंड बटर। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट इसी का सवाल है। सवाल क्या है कि अ प्लान इज गोइंग प्लान अ प्लान इज गोइंग एंड हैज अ लेविश डिनर एट अ फाइन रेस्टोरेंट। अच्छा, इसमें अंडरलाइन सेगमेंट नहीं है, तो अगर मैं बात करूँ इसका अंडरलाइन सेगमेंट, तो आई थिंक यहाँ से अंडरलाइन सेगमेंट होना चाहिए, अगर सेंटेंस के हिसाब से देखे तो। हाँ, यहाँ से होना चाहिए, इसके हिसाब से अगर मैं मिला लूँ तो शायद छूट गया, मिसप्रिंट हो गया। चलिए, तो अगर बात करें तो अ बेटर प्लान इज गोइंग एंड हैज अ लेविश डिनर एट अ फाइन रेस्टोरेंट। तो इसके हिसाब से गोइंग बिल्कुल ठीक है, कोई गलती नहीं है। एंड हैज आया है, तो हैज के हिसाब से हैविंग होना चाहिए। अगर आईएनजी फॉर्म लगल है यहाँ पे, तो हैविंग होना चाहिए, जो कि गलती है। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से देखें तो यहाँ पे कोई गलती तो दिख नहीं रहा है। ठीक है, अगर ऑप्शन मिला है तो हम लोग यहाँ पे हैविंग होना चाहिए, क्योंकि एंड एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो कि इसके पहले वाले के हिसाब से चलता है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से ऐसा कुछ वर्ड भी मिसप्रिंट हो गया है, आई थिंक मिसप्रिंट हो गया। अगर यहाँ पे बात करें तो प्रीवियस ईयर में यहाँ पे टू होना चाहिए था। अगर आई थिंक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, तो यहाँ पे टू होना चाहिए था, तभी एरर निकलेगा। कैसे? देखिए, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये सब जानते हैं। तो यहाँ पे गोइंग नहीं होता, गो हो जाता। ये पहला बात। जो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है तो गोइंग नहीं होता, गो हो जाता। तो यहाँ पे टू गो तीनों ऑप्शन में मुझे मिल रहा है, एक गॉन मिल रहा है, वो हटा दीजिए। वॉज मेरा, तो ये तो पहले ऑप्शन कट जाएगा, नो इंप्रूवमेंट का केस नहीं होगा। क्लियर हुआ? अच्छा, अब जैसे टू के बाद V1 होगा, तो यहाँ पे गोइंग कट गया, गो हो गया। गो के बाद हैज दिया है। अच्छा, यहाँ पे जब टू के साथ गो है, तो यहाँ पे भी टू के साथ हैज होना चाहिए, एज अ प्रॉपर्टी ऑफ एंड। अगर यहाँ आपके साथ टू के साथ गो दिया है, तो यहाँ पे भी एंड के बाद टू के साथ हैज होना चाहिए। बट यहाँ पे टू के साथ हैज तो हमें ऑप्शन में कहीं नहीं है, इसका मतलब ये हैज भी नहीं आएगा, यहाँ पे हैव आना चाहिए। जो कि अगर बात का ऑप्शन नंबर आपका ए सही दिख रहा है। कैसे? यहाँ पे इज है, इसके बाद टू है, एंड के साथ हैव है। हैज नहीं आएगा, पहली बात, और हैज आपके ऑप्शन में भी नहीं था। क्लियर हुआ? हैज आता तो टू हैज आना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में हमें टू हैज दिया नहीं है। और कैसे पता किए? यहाँ पे टू लगना चाहिए कि मिस प्रिंट हो गया, शायद आप मिला लीजिएगा, क्वेश्चन में टू दिखा होगा। मैं आई थिंक जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, वहां पे एरर निकल सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्ट्स द मिसस्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। ये बहुत इजी क्वेश्चन आता है। एक मुझे लगता है आपका एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन, एक इनडायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन, एक मिसस्पेल्ड वर्ड। ये ऐसे तीन चार क्वेश्चन होते हैं जो कि हमें एक राहत देता है कि पेपर में हाँ ये बनने वाला सवाल है, ये इजीली तरीके से बन जाता है। अच्छा, ये बात करो तो इसमें से 90% फिफ्थ स्टैंडर्ड के बच्चे बना देंगे। कैसे? जैसे कि यहाँ पे बलून, पहले तो बलून की स्पेलिंग देखेंगे कि बलून की स्पेलिंग सही है कि नहीं। तो बलून की स्पेलिंग सही है। अब यहाँ बात करते हैं, यहाँ पे लीव ही है, जो लीव नहीं होगा LIVE होता है। ठीक है, पहला स्पेलिंग गलत यहाँ है। और यहाँ पे चार्ज की स्पेलिंग भी गलत है, तो दो स्पेलिंग तो पहले गलत हो गया, हमें वही दो को ठीक करना है। तो यहाँ पे लीव होता है, ठीक है, लीव होता है, ऐसी बात नहीं, लीव होता है। और चार्ज भी होता है। ठीक है, अच्छा, लीव होता है, चार्ज भी होता है। यहाँ बलून की स्पेलिंग गलत है, तो ये छट गया। यहाँ पे बलून सही है, यहाँ पे लीव है, यहाँ पे चार्ज है, ये भी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, तो बलून में लीव विद अर्थ विद अ चार्ज, एक लीव ए है, एक लीव ए है। और यहाँ पे बलून है, लीव है और चार्ज है। अच्छा, वापस बलून आ गया, तो आई थिंक तो सब में सही होना चाहिए था। अगर ये बलून की स्पेलिंग ये भी सही है, ये भी सही है, क्लियर हुआ, वो भी सही था, बट लीव आ गया था। ये लीव है तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ये लाइव है, ये भी लीव है, ये भी गलत हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। सी सी क्यों है? कि बलून जो होता है,
हाँ, बलून मेन लीव द अर्थ विद अ चार्ज, सॉरी लीव मतलब छोड़ना होता है, सॉरी ये लीव नहीं, ये वाला नहीं होगा, LEV होना चाहिए, जो कि अगर LEV होगा, LEVE होगा तो आई थिंक ऑप्शन नंबर आपका ए भी सही होना चाहिए, बी सही होना चाहिए। तो इसमें भी शायद आई थिंक छूट गया होगा, देख लेते हैं एक बार, कोई गलती तो नहीं दिख रहा है हमको। नहीं, लीव यहाँ पे भी है, बलून यहाँ पे, ये दोनों आंसर सही होगा। ठीक है, एक बार मैं इरेज कर देता हूँ। इसमें इसमें भी शायद छूट गया होगा, आई थिंक मिसप्रिंट हो गया होगा। तो बलून की स्पेलिंग सही है और लीव के हिसाब से LEV होना चाहिए, क्योंकि अगर बलून हम छोड़ रहे हैं तो चार्ज के हिसाब से वो लीव मतलब छोड़ेगा, ऊपर जाएगा, रहेगा नहीं, जो कि लीव होना चाहिए। लीव यहाँ पे था, यहाँ पे था और यहाँ पे था। यहाँ बात करें तो यहाँ पे बलून की स्पेलिंग गलत, जो कि ऑप्शन नंबर ए चला गया। यहाँ पे लीव की स्पेलिंग था वो गलत, ए चला गया। बचा ऑप्शन नंबर डी और ए, तो ये दोनों में आई थिंक सही हो सकता है, आप दोनों करेक्ट कर सकते हैं। क्लियर हुआ? सही था। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बढ़ेगा, जिसमें कि बच्चे बहुत छोड़ के आते हैं और बच्चे से बनता नहीं है, वो है बाबू एंटोनिम्स और सिनोनिम्स, क्योंकि इसको याद करना थोड़ा सा टफ काम होता है। और यही टफ काम को जब आप कर लेते हैं तो बहुत इजी बन जाता है आपके लिए। ठीक है, तो बात करते हैं, एंट्री ढूंढना है। पहला है आपका मॉइल। मॉइल का मतलब क्या होता है वो समझना पड़ेगा आपको, मॉइल का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो बात करें यहाँ पे मॉइल, मॉइल मतलब बहुत ही मेहनती व्यक्ति। बहुत ही मेहनत करने वाला व्यक्ति बोल सकते हैं आप। ठीक है, जो कि गधे की तरह मेहनत करता हो, दिन रात करते रहता हो, इतना स्ट्रगल लाइफ जीवन उसके अंदर, मतलब बहुत ही मेहनत करता है, उसी को बोलते हैं मॉइल। मॉइल का मेंटेनेंस ढूंढना है। अच्छा, बात करें तो एक कल्टीवेट, कल्टीवेट का मतलब तो उगाना, तो हिसाब से इसका सिनोनिम्स लग रहा है। एक होता है मेहनत करना, प्रोत्साहन करना, कर सकते हो, एक होता है आपको मतलब उस काम से हटा देना। तो कल्टीवेट तो नहीं होगा, ये सिनोनिम्स है। ग्रो मतलब ये उगना होता है, ये भी आपको पॉजिटिव सेंस में दिखा रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। अगर बात करें डिस्करेज, डिस्करेज मतलब होता है साहस तोड़ देना, जी ऑप्शन नंबर आपका सी हो सकता है, 100% हो जाएगा। एक होता है कि बहुत ही मेहनत करने वाला एक डिस्करेज करना, काम को नकार देता है। ठीक है, अच्छा यहाँ बात करें तो ऑप्शन नंबर अगर डी भी देख लेते हैं, डी क्या कहता है। ठीक है, एक बार डी देख लेते हैं, डी शायद ऊपर है। हाँ, डी है वर्क। तो वर्क मतलब काम से लेट हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी होगा नहीं। तो आई थिंक आपका ऑप्शन नंबर यही होना चाहिए, जो कि आई थिंक मेरे साथ सही था। डिस्करेज, डिस्करेज मतलब होता है साहस तोड़ देना, एक करेज मतलब होता है साहस देना। साहस, साहस बोलते हैं ना, साहस बढ़ा, हिम्मत बढ़ाना। एक होता है हिम्मत तोड़ देना, एक काम कर रहा है, एक दूसरा व्यक्ति हिम्मत तोड़ रहा है, दोनों में अंतर फर्क पता चल रहा है। जी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ओबीडियंट। ओबीडियंट क्या होता है? ओबीडियंट का मतलब होता है बाबू सीधा साधा, कैसा व्यक्ति? सीधा साधा व्यक्ति। मैंने आपको अभी तक टाइम नहीं दिया, मैं दूंगा, ठीक है। सीधा साधा व्यक्ति को बोलते हैं बाबू ओबीडियंट, जो कि किसी की बात आसानी से मान लेता हो, या किसी को कहने पर आसानी से काम कर, बिना उक चुक के काम कर लेता हो। ठीक है, उसका एंटोनिम्स होता है स्टबबोर्न। स्टबबोर्न का होता है जिद्दी व्यक्ति, एक काम करने वाला व्यक्ति। दोनों में अंतर दिख रहा है आपको, तो हमें एंटोनिम्स ही ढूंढना था। अच्छा, ओबीडियंट सीधा सीधा। कंप्लेंट, कंप्लेंट का मतलब भी होता है सीधा साधा, जो कि आपका सिनोनिम्स का काम कर रहा है। ठीक है, ये भी वक्त है जो कि इजिली काम सुन लेता है, उसी को बोलते हैं कंप्लेंट। ठीक है, ये सही है। सबमिसिव मतलब होता है दब्बूपन, यही मतलब होता है लमफम, इसको बोलते हैं दब्बूपन, मतलब कि सिंपल काम सुन लेता है, घबराता नहीं है ना, ज्यादा आपका रिजेक्ट नहीं करता, ये भी सुन लेता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी भी नहीं होगा। चीयरी का कोई सेंस नहीं आता, चीयरी मतलब चीयरफुल, हंसी खुशी, जो कि इसमें कोई सेंस नहीं, जो ऑप्शन नंबर डी गया। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब होता है नकारना, क्या करना? नकारना। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? नकारना, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही है। कैसे है? क्योंकि रेजिस्टेंस का मतलब होता है नकारना। एक होता है कि बिना कुछ करे काम को कर लेना, और एक होता है नकारना, था दोनों में अंतर है ना। नकारना, उसी को बोलते हैं बाबू क्या, क्या हो गया ये? रेजिस्टेंट। रेजिस्टेंस याद रखिए, रेजिस्टेंट क्या होता है? विरोध करता है। अरे आपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा ना, एक होता है रेजिस्टेंट और एक होता है अ, एक इलेक्ट्रिसिटी को पास करने जाता है वोल्टेज, एक रेजिस्टेंस, दोनों में फर्क है ना। वोल्टेज क्या है? इलेक्ट्रिसिटी को पावर बढ़ा देता है, और रेजिस्टेंस क्या है? तो चीज को रोकता है, विरोध करता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं। चलिए, नेक्स्ट आपका एविडेंट। क्या है एविडेंट? देखते हैं एविडेंट क्या है। तो एविडेंट जो है वो तो है ही रहेगा, लेकिन आपको पहले मैं इसके लिए टाइम दूंगा, तो तक मैं पानी पी लेता हूँ। आप फटाफट इसको कुछ सेकंड में बनाइए। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए,
चलिए बढ़ते क्वेश्चन की तरफ। एविडेंट क्या होता है? पहले बात, अब इसका एंटोनिम्स ढूंढना था। चलिए तो बात करें यहाँ पे, एविडेंट का मतलब होता है सीधा साधा व्यक्ति, ठीक है। सीधा नहीं, सॉरी, स्पष्ट व्यक्ति, सीधा बोल हम लोग स्पष्ट व्यक्ति। क्लियर बोल सकते हैं, मैंने और लिखा देता हूं आपके लिए, ठीक है। एविडेंट का मतलब होता है स्पष्ट व्यक्ति, ठीक है। स्पष्ट व्यक्ति को बोलते हैं, या स्पष्टता बोल सकते हैं, क्लियर बोल सकते हैं। और क्लियर का बहुत सारा मीनिंग होता है। एक बात करते हैं, प्यूरीफाई। प्यूरीफाई का मतलब होता है क्लियर, ठीक है। लूसिडेट का मतलब भी होता है क्लियर, ठीक है। ठीक है, एक क्लियर का मतलब भी होता है साफ, ठीक है। आया समझ में? और बता दें, और बोल सकते हैं वैग तो नहीं हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। एक हाँ ठीक है, इतना काफी है। प्यूरीफाई, लुसिडिटी, क्लियर, सारे काफी है आपके, ठीक। इसका मतलब होता है स्पष्ट। अब स्पष्ट का हमें एंट्री सुनना है, तो पहले आपका ओवियस, फिर इनडिस्टिंक्ट। अच्छा, एक डिस्टिंक्ट भी होता है, याद आ गया, एक डिस्टिंक्ट भी का मतलब भी होता है स्पष्ट, क्लियर हुआ। अब हमें डिस्टिंक्ट से पता चल गया होगा, आई थिंक इनडिस्टिंक्ट आपका ऑप्शन सही है। क्यों है? देखो, स्टबन का मतलब होता है जिद्दी व्यक्ति, ठीक है। जिद्दी व्यक्ति को बोलते हैं स्टबबोन। इरिटेबल मतलब कि चिड़चिड़ा व्यक्ति, ठीक है। अतः आप इतने सारे ऑप्शन समझ पा रहे हो ना। डिस्टिंक्ट का मतलब सीधा साधा नहीं, स्पष्ट व्यक्ति। और इनडिस्टिंक्ट मतलब होता है स्पष्ट, अस्पष्ट व्यक्ति, ठीक है। इनडिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? अस्पष्ट। जो कि ऑप्शन नंबर आपका एंट्री ढूंढना था, हो जाएगा अस्पष्ट व्यक्ति को बोलते हैं इनडिस्टिंक्ट। ओबियस गया, इनडिस्टिंक्ट आपका आंसर हुआ, ठीक है। स्टबबोन गया, और आपका इरिटेबल भी गया। क्लियर हुआ? तो इजी इजी कॉन्सेप्ट था, ज्यादा हार्ड नहीं था। बढ़ते आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चले तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 क्या कहता है? क्वेश्चन है 7, सिलेक्ट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। ये भी इजी पड़ता है। अब इनकरेक्टली वर्ड को छाटिए, करेक्टली स्पेल्ड ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जैसे बात करें, इनएबिलिटी की स्पेलिंग गलत है, ये आएगा आपका डेली न्यूज़पेपर पढ़ने से और कुछ रीडिंग करने से, तभी आपका वोकैब मजबूत होगा। इनएबिलिटी ये भी गलत, क्योंकि यहाँ पे आई होना, जो कि आई गलत था, आई है ही नहीं था, जो कि ऑप्शन नंबर बी भी गया। इनएबिलिटी ऑप्शन नंबर सी सही है, और ये भी गलत है। इनएबिलिटी का स्पेलिंग होता है INABILITY, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट। ये है आपका सिनोनिम्स। सिनोनिम्स है 8वां, ठीक है। चलिए 8वां को देखते हैं, सिनोनिम्स क्या कहता है। तो सिनोनिम्स है बाबू कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। यह इंटीग्रेट, क्या वो इंटीग्रेट, इंटीग्रेट, बेसिक, कॉम्प्लिकेटेड, पेंटेड एंड डेवलप। अच्छा एक मिनट आगे देख लेते हैं, इसके बाद भी एक और सिनोनिम्स है कि नहीं। हाँ एक और है, एक और दिया है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो पहले ये समझिए, कहाँ गया, हाँ। इंटीग्रेट, सॉरी इंट्रीगेट, इंट्रीगेट का मतलब क्या होता है? आई के पास 4 ऑप्शन है, बेसिक है, कॉम्प्लिकेटेड है, पेंटेड, डेवलप्ड है। तो इंटीग्रेटेड का मतलब होता है उलझाना, ठीक है, उलझन बोल सकते हैं आप, ठीक है, उलझन। क्लियर हुआ? उलझन या उलझाना को बोलते हैं इंटीग्रेट। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेट, उलझान। अब इसी का हमें सिनोनिम्स ढूंढना है, तो सिनोनिम्स से पहले आपका बेसिक, बेसिक मतलब सामान्य बोल सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए होगा नहीं। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब है सुलझाना, उलझाना जिसको बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। क्लियर हुआ? कॉम्प्लिकेटेड का मतलब उलझाना, और इंटीग्रेट का मतलब भी तो उलझाना, ये दोनों का एक ही सेंस है, वो भी सिनोनिम्स है। पेंटेड मतलब पेंट करना, और डेवलप मतलब विकासित, जो कि ऑप्शन नंबर इससे कोई मेल देल नहीं है। क्लियर हुआ? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्या है कि ऑल ब्रांडेड शू आर प्राइस एक्स्ट्रा वेगेडेंटली। क्या है? अच्छा एक बात है, अब इसको आप सवाल से भी कर सकते हैं। कैसे? कि ऑल ब्रांडेड शू, सभी ब्रांडेड शू क्या है, आर प्राइस्ड एक्स्ट्रावेंटली का मतलब होता है खर्चीला। कैसा होता है बाबू? खर्चीला। अब समझ रहे हैं कि सारे ब्रांडेड शू, जितनी ब्रांडेड कंपनी होती है, ब्रांडेड और प्रोडक्ट बनाते हैं, वो सारे कैसे खर्चीले होते हैं। स्प्लेंडर जिसको बोल, स्प्लेंडर बोल जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। अब वही खर्चीला क्या हमें सिनोनिम सुनना है। तब पहले आपका मॉडेस्टली, मॉडेस्टली की बात करें तो मॉडेस्टली मतलब होता है मॉडरेटली, मतलब ना ज्यादा ना कम, बीचों बीच, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए होगा नहीं। अच्छा इकोनॉमिकली का मतलब होता है पैसों को देखते हुए, बजट के हिसाब से देखते हुए, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी भी नहीं होगा। क्लियर हुआ? मिगरेली है एक्सपेंसिवली, मिगरेली भी खत्म हुआ, बच गया एक्सपेंसिवली। एक्सपेंसिवली का मतलब समझते हैं ना, एक्सपेंसिव बोलते हैं, ये तो बहुत ही एक्सपेंसिव है, बहुत ही ज्यादा महंगा है। ये और ज्यादा एक्सपेंसिव है, इसका मतलब और भी ज्यादा महंगा है। तो एक्सपेंसिवली दिखाता है महंगा, खर्चीला। और वही खर्चीला का वर्ड है बाबू एक्स्ट्रा वेजेंटली। एक्स्ट्रा वेजेंटली, ठीक है, याद रखिएगा। एक्स्ट्रा वेजेंटली का मतलब होता है बहुत ही खर्चीला और बहुत ही स्पेंडरफ, ठीक है। चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है
सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। अब ये है फिल इन द ब्लैंक्स, तो देखते हैं क्या है फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए, तो पहला है कि इट्स ब्लैंक टू लेट टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस। इट्स ब्लैंक टू लेट टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस। ये बहुत ही देरी हो गया, टू मतलब कि बहुत ही देरी हो गया आपका बिजनेस स्टार्ट करने में। क्लियर हुआ? तो एक आपका फ्रेजल लिख लीजिए, कम से कम फ्रेजल है आपका इडियम से, जो कि नेवर आता है, इसमें कोई जिक जिक नहीं था। ठीक है, अच्छा नहीं भी समझ पाए तो अगर नॉर बैठा के देखिए, इट्स नॉर टू, तो नॉर कभी सुना है? नहीं होगा। नाइदर, इट्स नाइदर टू लेट टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस। अच्छा, नाइदर तो लगा रहे हैं, टू लेट भी बोल रहे हैं, तो टू एक ऑलरेडी नेगेटिव शब्द है, नाइदर भी नेगेटिव शब्द लगा रहे हैं, तो जो कि कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। अच्छा, नो, इट्स नो टू लेट, इट्स नो टू लेट, ये भी आपका गलत है, ये भी नेगेटिव शब्द है। नेवर बच गया। अब नेवर ही आपके साथ एक ऐसा फ्रेजल वर्ब है कि आता है ईडीएम के साथ, अगर इसको अगर हम ग्रामेटिकल रूप से देखें तभी गलत होता, बट नेवर है, इट्स नेवर टू लेट होता है। ठीक है, तो नेवर के साथ सही था, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में ही दूसरा कुछ सवाल है कि इट इज इम्पॉसिबल ब्लैंक गेस व्हाट ही वाज डूइंग। ये असंभव है कि टू एट वन डॉफ। अच्छा, एक आपका ट्रिक बताता हूँ। पहली बात को इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल के साथ टू आता है, ये जो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। इम्पॉसिबल के साथ टू आता है, और टू नहीं भी आता तो पहली बात सुनिए कि अगर टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है, ये समझते हैं। और यदि कोई भी प्रीपोजिशन हो, कोई भी अगर प्रीपोजिशन हो, उसके साथ वर्ब की आईएनजी आता है। अब दोनों समझ में रहे, कोई भी प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है, और वो ऑब्जेक्ट जो चल जाता है, वर्ब आता है, वो चल जाता है आईएनजी फॉर्म में, जिरेंड के फॉर्म में। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? तो प्रीपोजिशन के बाद आईएनजी फॉर्म होता है, टू के साथ भी1 आता है। अब सर बोल, अब अगर अब आपको लग रहा हो कि सर आप ये चीज क्यों बोल रहे हो, तो पहली बात सुनो बाबू, कि अगर मैं यहाँ पे टू छोड़ के अगर तीनों यूज करता था, मुझे आईएनजी चाहिए था, जो कि गेस एक आईएनजी फॉर्म में नहीं, गेजिंग हो जाता। ठीक है, वो तो है नहीं, और V1 के फॉर्म में, तो ऑब्वियसली मुझे या तो यहाँ से पढ़ लूँ या तो यहाँ से पढ़ लूँ, दोनों हिसाब से मुझे टू लगाना है, जो कि ऑप्शन हमारा का बिल्कुल सही होगा, टू लग जाएगा यहाँ पे। क्लियर हुआ? तो ऐसे अप्रोच ढूंढिए, बन जाएगा बहुत इजी तरीके से। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द सडन डेथ फॉर अंकल। अच्छा, मेरे अंकल का सडन डेथ हो गया, वॉज फॉर ऑल ऑफ अस। वॉज का मतलब कि मेरे जो कोई आदमी मर गया तो उसके लिए तो बहुत ही गंभीरता और दुखद दुखद बात है। दुखद मतलब सैडली बात है, सैडली तो होगा नहीं आई थिंक। चलिए, तो ट्रेजिक जो ऑप्शन है इसका मतलब ये होता है बहुत ही दुखद। ठीक है, यहाँ पे कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अब नहीं भी अगर कर पाएंगे, हाँ दुखद। ठीक है, बहुत ही दुख भरा, दुख भरा बात को बोलते हैं, माय अंकल सडनली डेड। ठीक है, क्या बोलते हैं, वॉज ट्रेजली, ट्रेजिक। ठीक है, वॉज क्या, ट्रेजिक फॉर अस, बहुत ही दुखद बात है हमारे सभी, हम सभी के लिए। ठीक है, अच्छा फ्रेजाइल की बात करें, फ्रेजाइल का मतलब टूटना, मतलब भुरभुरा बोल सकते हैं, ऐसे गिराया टूट गया। टाइल्स हो गया, आपका चौक हो गया, और क्या ले, और जितना भी टूटने इजिबल टूट जाते हैं। जेंटल सभ्य व्यक्ति। ठीक है, क्लियर हुआ। और डिसवेव, ये भी गया, तो तीन ऑप्शन नहीं होगा। क्लियर हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए बाबू बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक, क्वेश्चन नंबर 10, और ये है आपका आज का आखिरी सवाल, और हमेशा आखिरी सवाल रहता है पैसेज कि देयर हैव समवन सम वर्ड हैव बीन डिलीटेड, यू हैव टू पुट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन ईच ब्लैंक्स। यही दिखा रहता है। इसका मतलब कि आर्टिकल आर्टिकल बोल रहे हैं, सॉरी, पैसेज कहीं से भी डाल देगा और कुछ कुछ वर्ड डिलीट मार देगा, आपको वही लॉजिक से उठाना पड़ेगा। तो मेरा हमेशा एक ही काम करता हूँ बाबू, और वो काम मैं ये करता हूँ कि सबसे पहला मैं अपने आप को सबसे पहले इस चीज को रीड करता हूँ। मेरा पहला काम होता है कि मैं कॉम्प्रिहेंशन को रीड करता हूँ। अगर आप कॉम्प्रिहेंशन रीड करते हैं, जब आप कॉम्प्रिहेंशन रीड कर लीजिएगा तो 50% सवाल वहीं सॉल्व हो जाता है। कैसे? आप उस चीज के बारे में जानकार हो जाते हैं, और आपको लग रहा है कि सर मैं इस चीज को भी नहीं समझ पा रहा हूँ, तो आपका बेसिक बहुत कमजोर है। सेकंड या फोर्थ स्टैंडर्ड, फिफ्थ स्टैंडर्ड का बुक उठाइए, उसको पढ़ने की कोशिश करिए शुरू में। ठीक है, मीनिंग निकालिए, मीनिंग को याद रखिए। मेहनत आपको 1.5 से 2 साल लगेगा अच्छा एग्जाम क्रैक करने के लिए और इंग्लिश मजबूत करने के लिए। ठीक है, जब आप इसका बेसिक नहीं समझ पा रहे तब को। ठीक है, चलिए तो बात करें, इट इज क्या है, नाइट्रोजन इज एसेंशियल टू लाइफ। जी, नाइट्रोजन सभी के लिए जरूरी है। आपके बॉडी में प्रोटीन होगा तभी तो आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। अब नाइट्रोजन क्यों जरूरी है? नाइट्रोजन क्या, नाइट्रोजन होता है अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड मतलब प्रोटीन। अरे 50 मॉलिक्यूल अमाइनो एसिड मिला के तो एक मॉलिक्यूल प्रोटीन बनता है, तो नाइट्रोजन तो कंपलसरी रहेगा बाबू। ठीक है, वही बात लिखा है कि नाइट्रोजन इज एसेंशियल टू लाइफ अर्थ। इट इज अ कंपोनेंट ऑफ अ प्रोटीन। हाँ, प्रोटीन कंपोनेंट है, एंड इट कैन बी इन ऑल लिविंग सिस्टम, सारे लिविंग सिस्टम में पाया जाता है। नाइट्रोजन कंपाउंड्स आर ब्लैंक ऑर्गेनिक मटेरियल, फूड, फर्टिलाइजर्स, एक्सप्लोजिव एंड पॉइजन
नाइट्रोजन इज क्रूशियल लाइफ, अब यहाँ पे घाटा बताया गया, क्रूशियल लाइफ इन एक्सेस इट कैन ऑल्सो बी द डेंजरस फॉर द इन्वायरमेंट, मतलब टू द इन्वायरमेंट, मतलब कि 3-4 बातों में लिखा गया है कि नाइट्रोजन जरूरी है और इससे क्या क्या होता है, किसमें पाया जाता है, और दो ब्लैंक्स में बताया कि इसको ज्यादा एक्सेस यूज करने से क्या हमें हार्मफुल हो सकता है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन मिलाते हैं। तो पहला ऑप्शन कि नाइट्रोजन इज एसेंशियल टू लाइफ, नाइट्रोजन है हर एक लाइफ के लिए एसेंशियल है अर्थ पे, तो एट अर्थ होगा, जी नहीं एट अर्थ नहीं होता, एट आप डोर इन विंडो लगा सकते हैं, इनटू अर्थ अर्थ के अंदर नहीं, ऑप्शन नंबर आपका बी गया, ऑन अर्थ होगा, जी बिल्कुल सही है। यही अगर वर्ल्ड संसार की बात करें तो इन हो जाता, इन वर्ल्ड हो जाता है, वर्ल्ड के साथ इन लग जाता है, अर्थ के साथ प्लांट के साथ ऑन लगता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, तो हो जाएगा आपका ऑन अर्थ। धरती पर नाइट्रोजन लाइफ के लिए बहुत ही एसेंशियल है। चलिए दूसरा है कि इट इज कंपोनेंट ऑफ ऑल प्रोटीन एंड इट कैन बी, ये तो प्रोटीन का कंपोनेंट है और क्या करता है, एंड कैन बी फाउंडेड या फाउंड है, अच्छा फाउंड की बात करें, फाउंडेड ये जो होता है बाबू फाउंडेड, इसका मतलब होता है स्थापित करना, तो ये तो पहला ऑप्शन आपका होगा नहीं। ठीक है, स्थापित होता है स्थापित करना, कोई चीज न्यू डालना, तो ये तो नहीं होगा। अच्छा एक फाउंडर खोज करता नहीं होगा, फाइंड फाउंड में बच गया, और बात हो रहा था पिछले बारे में, बोला जा रहा है चीज तो पास्ट में ही चलेगा, तो इट इज कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन एंड इट कैन बी फाउंड इन ऑल लिविंग सिस्टम, पाया जाता है, पाया नहीं है, पाया जाता है। ठीक है, तो फाइंड नहीं होगा, फाउंड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ, फाउंड इन ऑल लिविंग सिस्टम। अब नाइट्रोजन कंपाउंड्स आर क्या है बाबू, नाइट्रोजन कंपाउंड्स आर क्या, नाइट्रोजन कंपाउंड्स आर फंक्शन इंस्टेंट इमीडिएट या प्रेजेंट, तो फंक्शन नहीं होगा, इंस्टेंट नहीं होगा, इमीडिएट नहीं होगा, प्रेजेंट होगा। अब प्रेजेंट क्यों होगा, कि नाइट्रोजन कंपाउंड है वो उपस्थित रहता है ना, कहा गया, हाँ नाइट्रोजन कंपाउंड है वो प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक मटेरियल, प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक मटेरियल, फूड, फर्टिलाइजर, एक्सप्लोजिव, पॉइजन सभी में रहता है। बताया जा रहा है कि नाइट्रोजन कंपाउंड किसमें किसमें, ऑर्गेनिक मटेरियल खाद में रहता है, फूड में रहता है, फर्टिलाइजर्स में रहता है, बॉम्ब एक्सप्लोजिंग में रहता है, दवा और आपके जहर में भी रहता है, वो बच्चे में बोला गया है। लास्ट में जो बात किया गया है कि नाइट्रोजन इज क्रूशियल टू लाइफ, जो नाइट्रोजन है कि एक हिसाब से खतरनाक भी लाइफ के लिए, कब कब मतलब कि कब, तो सच तब नहीं, सच नहीं, बिकॉज नहीं, बट होगा इफ नहीं, कि नाइट्रोजन, हाँ नाइट्रोजन आपका क्या है, क्रूशियल लाइफ है, क्रूशियल लाइफ है। ठीक है, क्रूशियल लाइफ है, बट इन एक्सेस ऑफ, हाँ बट इन एक्सेस इट कैन बी ऑल्सो बी द हार्मफुल। ठीक है, क्लियर हुआ, यहाँ पे हार्मफुल होगा गारंटी के साथ, अरे हार्मफुल का कोई भी सीन से डिले होगा तो देख लेते हैं, हार्मफुल ही होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लास्ट ऑप्शन जो चलेंगे यहाँ पे आपका हार्मफुल होगा, ये रहा दिया है शायद, हाँ दिया ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट ही दिया है, यहाँ पे हार्मफुल होना चाहिए। ठीक है, तो इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल अगर ज्यादा चीज में लेते हैं तो हार्मफुल होगा ऑप्शन नंबर पी, लेवल गया, ऑप्टिमिस्टिक गया, रेशनल गया, क्लियर हुआ, हार्मफुल कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका कहाँ चाहिए हो जाएगा, यहाँ पे हार्मफुल, क्लियर हुआ। चलिए लिख लेते हैं एक बार, ठीक है चलो लिख लिए, हार्मफुल हो गया। तो इस तरह से आप कॉम्प्रिहेंशन को कर सकते थे। ठीक है, तो ज़्यादा बड़ा भी लेक्चर नहीं है, 30 से 40 मिनट बन गया है। ठीक है, आप इसको आराम से देखिए, आराम से करिए। ठीक है, क्लियर हुआ, चलिए चलिए ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट, अब चलेंगे अब नेक्स्ट क्लास की ओर, और तब तक के लिए चलते हैं इसी तरह, हमारा लेक्चर देखते रहिएगा और हमें इसी तरह प्यार देते रहिए, तब तक हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। और 4 बजे डेली आपका आता ही है, 7 बजे मैथ आता है, तो रेगुलर बने रहिए और इस चैनल पे भरपूर प्रैक्टिस कराया जाएगा, आपके लिए बेनिफिशियल सारा चीज़ रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद।